नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकार अधिकतम निजीकरण की है, कोविड तो बस बहाना है। मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत पर कांग्रेस का तंज। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कूटनीति स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद क्या निकला नतीजा, सरकार दे जवाब। वहीं अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनांग एरिंग का दावा, सीमा से 5 भारतीयों को चीनी सेना ने किया अगवा। पीएमओ को ट्वीट करके दी जानकारी, सरकार से चीन पर कार्रवाई करने की मांग। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, सरकार को अब आई SC/ST समुदाय की याद। तेजस्वी ने भी कसा तंज, कहा हम मुहैया कराएंगे रोजगार। और शौविक और मिरांडा की बड़ी मुश्किलें। किला कोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोनों को 4-4 दिन की रिमांड पर भेजा। वहीं एनसीबी ने मांगी थी 7 दिनों की रिमांड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को मॉस्को से ईरान के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा करेंगे। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने फारस की खाड़ी के देशों से अपने मतभेदों को परस्पर सम्मान के आधार पर बातचीत से सुलझाने का अनुरोध किया था। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर थे। उन्होंने रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के अपने समकक्षों के साथ इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी की। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री वेई फेहबी से कड़े शब्दों में कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया है। राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो चीनी सैनिकों के आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों के उल्लंघन का नतीजा है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों ने सीमा पर बनी यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी तादाद में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। वहीं चीन के रक्षा मंत्री वेई ने सीमा पर तनाव का ठीकरा भारत पर फोड़ा और कहा कि वो अपनी 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चीन से हमारे विदेश मंत्री की बातचीत 1 बार, NSA की बातचीत 2 बार, WMCC स्तर पर बातचीत 4 बार, कोर कमांडर लेवल पर बातचीत 5 बार और चीन में भारतीय राजदूत द्वारा बातचीत 2 बार और अब रक्षा मंत्री द्वारा बातचीत पर बात हुई क्या और नतीजा क्या? लाल आंख दिखा बात कब होगी? इतनी बार बातचीत हो चुकी, पर बातचीत हुई क्या, उसका नतीजा क्या है? क्या देश को विश्वास में लेंगे? क्योंकि कल ही देश के विदेश सचिव ने यह कहा कि 1962 से भी ज्यादा गंभीर संकट है, पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि कोई ना हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं घुसपैठ हुई है, विदेश मंत्रालय कहता है घुसपैठ हुई है, विदेश सचिव कहते हैं कि 1962 से विकट स्थिति है। वहीं भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने लद्दाख में LAC पर 1962 के युद्ध के बाद से हालात को बेहद खराब बताया है। नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, लेकिन बातचीत के जरिए विवाद के हल के लिए तैयार है। बैठक के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि भारत चीन सीमा पर 1962 के बाद से अभूतपूर्व हालात हैं। 1962 के बाद से ऐसे हालात नहीं बने हैं। जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो कि बीते 40 सालों में नहीं हुआ है। ये अभूतपूर्व स्थिति है। और वहीं भारत और चीन के विवाद गर्माता जा रहा है। चीन पर 5 भारतीय ग्रामीणों के अपहरण करने का आरोप है। अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि चीनी सेना ने सीमा पर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए विधायक ने ट्वीट किया है कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कांग्रेस विधायक निनांग एरिंग ने अपने ट्वीट के साथ 2 स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं और इनमें उन 5 लोगों के नाम हैं जिनको अगवा किए जाने का दावा किया जा रहा है। निनांग एरिंग ने कहा कि सरकार को चीन पर कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी विस्तारवाद नीतियों की जांच करनी चाहिए। हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो 5 बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है चाइनीज़ PLA के द्वारा। और अभी हमने सुना है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चीन और जो रूस के रक्षा मंत्री से उनका भेंटवार्ता हो रहा है, तो इसी समय में ऐसा हमारे बच्चों को अगवा करना ये एक गलत मैसेज जा रही है। बढ़ते आगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की सोच मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन की है। कोरोना तो बस बहाना है। सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। राहुल गांधी कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव शुक्ला ने कहा कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके सभी तरह के पद भरने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब देश में पहले से ही रोजगार और देश की आर्थिक हालत खराब है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करे। कांग्रेस ने भर्तियों पर लगी रोक को फौरन हटाने की मांग की है। राजीव शुक्ला ने कहा कि ILO की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो काम किया था उस पर पानी फेर दिया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि फिलहाल फालतू के प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए। गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में आगे कोई भी नई सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है। मौजूदा जो खाली पद है उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दोनों तरफ अगर आप इसको देख लें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। 45 साल में पहली बार GDP में इतनी गिरावट हुई है। इस संकट से, मतलब इसे आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट, इससे उभरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं जहां लॉकडाउन लागू हुआ है, कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हालत ये है कि प्राइवेट सेक्टर में तो छटनी चल रही है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर को हर तरफ से जो है उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहां से? और इसी के साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब नौकरी के लिए कोई भी नए अवसर पैदा नहीं होंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नया सर्कुलर देश के नौजवानों के भविष्य को काले दिन में बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि देश युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मोदी जी, आप तो कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तो जो पद भी थे, नए पद के सृजन पर आपने रोक लगा दी और जो पद सृजित हैं, नियुक्ति नहीं, उनकी नियुक्ति पर भी आपने रोक लगा दी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा बेरोजगार नौजवानों के साथ जुल्म आजाद भारत में देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
हम इसका खिलाफ आवाज उठाएंगे। बढ़ते आगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो लॉकडाउन रणनीति का फायदा उठाता नहीं दिख रहा है। उन्होंने सितंबर के अंत तक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 65 लाख होने का अनुमान जताया है। चिदम्बरम ने कहा कि मैंने 30 सितंबर तक संक्रमितों की संख्या 55 लाख होने का अनुमान जताया था और मैं गलत था। भारत 20 सितंबर तक ही उस आंकड़े पर पहुंच जाएगा और सितंबर के अंत तक संक्रमितों की तादाद 65 लाख तक पहुंच सकती है। चिदम्बरम ने कहा कि पीएम मोदी ने 21 दिनों में कोरोना वायरस को हराने का वायदा किया था। उन्हें बताना चाहिए कि भारत क्यों नाकाम हुआ। एक दूसरे ट्वीट में चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था की हालत पर वित्त मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में अभूतपूर्व नकारात्मक वृद्धि का जवाब नहीं है, लेकिन वो भारत के लोगों को भ्रमित करने और फिर से विकास की रफ्तार पकड़ने के दावे के पुराने खेल के साथ सामने आया है। और वहीं भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है और इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है और इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशंस शुरू हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इन 40 जोड़ी यानी 80 स्पेशल ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग और जरूरत के हिसाब से ट्रेनों को चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनकी निगरानी की जाएगी। जहां भी ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा सूची होगी वहां एक्चुअल ट्रेन से पहले क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए या राज्य सरकारों से अनुरोध पर स्पेशल ट्रेनों को जारी किया जाएगा, चलाया जाएगा। और बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे वर्तमान में सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 9165025500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार शिक्षकों पर लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाएगा। गोहिल ने SC/ST समुदाय के लिए की गई नीतीश सरकार की घोषणा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार दलितों की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा तब कर रही है जब उनकी सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू कहेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने, चुनाव के वक्त कहा था कि बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा मित्रों, अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ क्या? मिला एक पैसा भी बिहार को। बिहार के श्रमिक परेशान, किसान दुखी, युवा को रोजगार नहीं, बड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसी अब डूबती नैया कोई कितनी भी बड़ी बात कर देंगे, ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जब दलितों को नौकरी देने की बात कही गई तो आरजेडी ने जवाब में बेरोजगारी कार्ड खेला है।
आरजेडी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर नीतीश कुमार पर हमला किया। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को रिझाने के लिए बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने बेरोजगारी हटाओ नाम से एक वेब पोर्टल का लॉन्च किया है और साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 9334302020। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वे उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कैसे रोजगार सृजित करें, वो इस मुद्दे पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में लाखों पद खाली हैं। ये आंकड़ा 4.5 लाख का है और ये नौकरियां स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खाली हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी प्राथमिकता है कि हम युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेंगे। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है, उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। वहीं एनडीए में नीतीश कुमार के नए सहयोगी बने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामले में खुलकर सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतर आए हैं। SC/ST परिवार में किसी की हत्या होने पर नौकरी देने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर विपक्ष बवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं सीएम नीतीश के इस ऐलान पर सवाल उठाने वालों पर मांझी ने पलटवार किया। मांझी ने कहा कि इस कानून पर सवाल उठाने वाले पहले कानून को अच्छे से पढ़ लें। इस प्रोविजन को अगर कोई डाउट करते हैं तो ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल के लोगों से बात करें या फिर और कोई कार्रवाई उनको करनी है तो करें, लेकिन ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में इसका प्रोविजन है। इस तहत कल ही अनुश्रवण समिति की बैठक में जब इसकी चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो इस पर सवाल उठाते हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर भी जद्दोजहद जारी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अंतिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर शानदार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन 3/4 बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं एलजेपी कई मुद्दों पर सीएम नीतीश से नाराज चल रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति का पूरा निर्माण हुआ है और उसमें इसके अध्यक्ष या संयोजक पद का दायित्व चुनाव प्रबंध समिति का माननीय मंगल पांडे जी को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगी ये सारे निर्णय करेंगे। हम एनडीए में लड़ेंगे, पूर्ण शक्ति से एनडीए के सभी दल इस चुनाव में 3/4 से ज्यादा बहुमत से जीतने का कार्य करेंगे। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पर ट्वीट कर खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि बेरोजगारी में पूरे देश में हरियाणा नंबर 1। शर्म करो खट्टर सरकार, बेरोजगारी दर 33.5%। खट्टर दुष्यंत चौटाला की जोड़ी ने युवाओं का भविष्य अंधकार के गहरे कुएं में धकेल दिया है। ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो। #खट्टर रोजगार। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दूसरे ट्वीट में कहा कि अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। भाजपा जजपा सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। सुरजेवाला ने इसके कारण बताते हुए कहा कि प्रदेश में चारों ओर भ्रष्टाचार है और अफसरशाही की भरमार है, सुविधा शुल्क का व्यापार है, व्यवसायी कर रहा हाहाकार है। ये खट्टर सरकार है।
शर्मनाक बात यह है कि हरियाणा बेरोजगारी में अब देश में फिर नंबर 1 पर आया है। ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार के एक कुएं में डालना चाहती है। खट्टर साहब या तो रोजगार दीजिए, दुष्यंत चौटाला जी या तो रोजगार दीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को अब आपकी बहानेबाजी स्वीकार नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा होने से कोविड सेंटर्स पूरे भरे हुए हैं। प्रदेश बेड की भारी कमी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे की तैयार कोविड कोचों की डिमांड अब तक नहीं की गई है। बता दें कि रेलवे ने केंद्र के निर्देश पर SECR के 111 कोच कोविड-19 अस्पताल के रूप में तैयार किए हैं, जिसमें 55 कोच बिलासपुर और 56 कोच रायपुर के लिए तैयार किए गए हैं और एक कोच में 8 बेड के लिहाज से करीब 888 कोविड बेड्स तैयार किए गए हैं। लेकिन अब तक कोविड के मरीजों के लिए इन कोचेस का उपयोग शुरू नहीं हुआ है। SECR में हम लोगों ने 111 कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया है। एक कोच में 8 बेड होते हैं और इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की रहने की भी सुविधा है। इसमें से जो लगभग 55 कोच हमारे बिलासपुर में हैं और 56 कोच रायपुर में हैं। और वहीं देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,85,000 के पार हो गया है। हालांकि इनमें से करीब 1,62,000 ठीक भी हो गए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ज्यादा कोरोना केसेस आने की वजह ज्यादा टेस्टिंग है। अगर हम टेस्टिंग कम कर देते हैं तो केसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हमें आंकड़ों की चिंता नहीं है। हमने टेस्टिंग बढ़ाकर कोरोना पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि कोरोना से मौत नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग को 2 गुने से अधिक कर दिया है और शुक्रवार को दिल्ली में 37,000 कोरोना टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 8% के करीब है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नकली दूध और नकली मावा को लेकर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में नकली मावा और नकली दूध फिर बिकने लगे हैं। उन्होंने किसानों और लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। साथ ही कहा कि वे नकली मावा और नकली दूध बेचने वालों को पकड़वाने की जिम्मेदारी लेते हैं, बस लोग उन्हें ऐसे सभी लोगों की गुप्त जानकारी दें। दरअसल शुक्रवार को वे भोपाल और सीहोर के दौरे पर थे, जिसके अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कमलनाथ सरकार ने जो शुद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ किया था, उसके कारण नकली मावा और नकली दूध बनना बंद हो गया था और असली दूध बेचने वालों किसानों का दूध लगभग 8 रुपए प्रति लीटर महंगा बिकने लगा था। लेकिन मामा का राज आते ही नकली मावा और नकली दूध फिर बिकने लगे। नतीजा, असली किसान का असली दूध फिर 8 रुपए प्रति लीटर कम बिकने लगा। अब बताओ, किसानों का सही हितैषी कमलनाथ है या फर्जी कंस मामा है? चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सुशांत मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की किला कोर्ट ने दोनों को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं साथ ही कैजान को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि बाद में कैजान को जमानत भी मिल गई है। एनसीबी ने शोविक और मिरांडा की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसका शोविक चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने रिमांड का विरोध किया था। Police custody remand of 2 more persons. Okay, so that makes 4 people with us who are under custody remand. Whole morning we have been busy in the court. My officers have been busy in the court.
I just come. We will sit together now and look at the whole situation and decide our plan of action. Look at international connections and interstate connections. Normally, we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally, this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will take it to its logical conclusion. और वहीं आपको बता दें कि रिया के भाई की गिरफ्तारी पर सुशांत के परिवार के वकील ने बयान दिया है। विकास सिंह ने कहा कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से परिवार का डर साबित होता है कि मुंबई पुलिस कुछ छिपाना चाहती थी। स्पष्ट रूप से इस मामले में कई कोण हैं। सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि अभी और भी खुलासे होंगे। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे, और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच पड़ताल जारी है। सीबीआई की टीम मुंबई में सुशांत सिंह के बांद्रा स्थित घर पहुंची। सीबीआई टीम के साथ सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह भी मौजूद रही और इस टीम में दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी शामिल थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज को भी सीबीआई अपने साथ लेकर पहुंची थी। सीबीआई की टीम सुशांत के घर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है और पहले भी सीबीआई टीम सुशांत सिंह के घर पर 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है और उस दौरान सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट साथ थे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ, केशव और नीरज घटना के वक्त घर में ही थे। मीतू सिंह भी सुशांत सिंह की मौत की खबर मिलने के तुरंत बाद वहां पहुंची थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एम्स के डॉक्टर भी मुंबई पहुंचे हैं। ये डॉक्टर सुशांत सिंह के घर पर घटना के दिन के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। एम्स के डॉक्टर सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच कर रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर कहा है कि मुंबई पुलिस हर तरह से सीबीआई और एनसीबी की मदद कर रही है। देखिए, अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। और वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच में बचाव में राष्ट्रीय महिला आयोग आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की गिरफ्तारी की मांग की है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना रनौत को धमकी दी थी। दरअसल शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि सांसद संजय राउत ने कंगना को नम्रता भरे शब्दों में समझा दिया, लेकिन अगर फिर भी वो यहां आती है तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं कि कंगना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल और सेलिब्रिटी बनाने वाली मुंबई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ा है। मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ, ये सेलिब्रिटी हैं, ये किसी को भी अगर ये ऐसा थ्रेट आया होता तो एनसीडब्ल्यू ऐसे ही एक्ट करता। और सेलिब्रिटी के लिए या अलग से कोई वो नहीं है कि राइट्स नहीं है, ये सबके राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। आपने एक महिला को थ्रेटन किया इसलिए एनसीडब्ल्यू एक्ट करेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।